हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बियर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज ओएनजीसी के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि आगे ओएनजीसी में आपको किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही ओएनजीसी के नेक्स्ट टारगेट लेवल को फाइंड आउट करेंगे। मार्केट में अगर यूं ही तेजी बनी रहती है तो कौन से लेवल हो सकते हैं जिन लेवल्स पे ओएनजीसी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और गिरावट की कंडीशन में किन लेवल्स पे ओएनजीसी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपके पास में ओएनजीसी की होल्डिंग है तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा, या फिर इन लेवल्स पे आपको एग्जिट करके ज्यादा फायदा हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इन लेवल्स पर भी ओएनजीसी में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकते हैं एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं, इसके एंट्री लेवल को भी फाइंड आउट करेंगे। और इस बारे में एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, और दिसंबर क्वार्टर में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव है इन बदलावों को भी देखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसके रिटर्न हिस्ट्री की और जानेंगे कि बीते समय में इन्वेस्टर को किस तरीके से ओएनजीसी ने रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर आप इंट्राडे प्ले हैं और अगर आप ओएनजीसी में इंट्राडे प्ले करते हैं तो जो हफ्ते के बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कम समय में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं फिर से ओएनजीसी के डिस्कशन पर। सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 जनवरी को 108 का हाई बनाने के बाद से ही स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। खासकर पिछले अगर हम 3 ट्रेडिंग डेज से देखें तो लगातार यहाँ पे गिरावट का सिलसिला चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल बनी हुई है जिसे कि हम ग्रेव स्टैंड डोजी भी कहते हैं, तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मंदी को दर्शाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गिरावट चल रही है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। आज की हम बात करें यानी कि 19 जनवरी की बात करें तो मार्केट में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ओएनजीसी में इस तेजी का कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम ओएनजीसी के पिछले एक साल की प्राइस एक्शन को देखें तो अभी भी स्टॉक यहाँ पे अंडर परफॉर्मर है, क्योंकि 3 जनवरी 2020 को स्टॉक 133 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। फरवरी मार्च की गिरावट से ठीक पहले की बात करें तो 7 फरवरी को स्टॉक 108 के ऊपर में ट्रेड कर रहा था। फरवरी मार्च की गिरावट में स्टॉक में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। 13 मार्च 2020 को स्टॉक 50 का भी लो मार्क कर चुका है, लेकिन 50 का लो बनाने के बाद से ही स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लगभग 15-16 दिन यहाँ पे स्टॉक 60 के लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लेकर यहाँ पे ट्रेड करता रहा। फाइनली 13 अप्रैल को स्टॉक 78 का हाई बनाने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ से भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाए इन लेवल से। यहाँ से भी स्टॉक में गिरावट देखी गई और 22 अप्रैल आते आते स्टॉक फिर से 60 रुपए तक फिसल गया। 60 रुपए पे यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक स्टॉक ने किया और 8 जून को स्टॉक 93 का हाई बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो लगातार हल्की हल्की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली और 29 अक्टूबर आते आते स्टॉक फिर से 64 का लो मार्क किया। यहाँ से स्टॉक में फिर से तेजी बनी हुई है और अच्छी तेजी यहाँ से बनती हुई दिखी है। 11 दिसंबर को इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने अपने 93 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया। 17 जनवरी को इसने नया हाई बनाया 105 का। 21-22 दिसंबर की गिरावट में स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने फिर से 87 का लो मार्क किया। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ यहाँ पे नजर आया और 13 जनवरी को अगर हम बात करें तो स्टॉक 108 का हाई लगाने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार 3 ट्रेडिंग डेज से स्टॉक में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। तो दोस्तों बात करें अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो पहला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 108 और 105 का ही हो सकता है। यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो 105 और 108 का ही हो सकता है। और अगर आप स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो फिर इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 119 का होगा और 119 के आसपास में स्टॉक को रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। और अगर स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो और जो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 133 का लेवल होगा। स्टॉक 133 पे भी स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, जो कि अभी इन लेवलों से अगर आप देखें तो काफी ऊपर भी नजर आता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे हम 105 या 108 के लेवल को देख सकते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम 119 के लेवल के तौर पे देख सकते हैं। अगर 119 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 133 के लेवल पे स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 94 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। पहले सपोर्ट के तौर पे हम इस लेवल को देख सकते हैं 94-95 के लेवल को, क्योंकि कोविड-19 से ठीक पहले भी स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर 87 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, जैसे कि हमने 21-22 दिसंबर की गिरावट में भी देखा था। और गिरावट का साइज अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो फिर 80 का लेवल यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। 80 से नीचे हाल फिलहाल स्टॉक की आने की उम्मीद कम ही नजर आती है। तो दोस्तों अगर हम इंडिकेटर विलियम परसेंटेज की बात करें तो स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से ऊपर निकलता हुआ नजर आता है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -75 निकल के आता है, तो यहाँ पे स्टॉक ओवरसोल्ड के आसपास में ही है, यानी कि स्टॉक में कुछ ज्यादा
ज़्यादा ही बिकवाली हो चुकी है, तो यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक भी कर सकता है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम के जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, स्टॉक अभी इनसे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 88 का लेवल निकल के आता है। 100 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 79 निकल के आता है और 200 डेज का लेवल भी यहाँ पे 79 के आसपास में निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 के मूविंग एवरेज की लाइन को काटकर 100 डेज की मूविंग लाइन ऊपर की तरफ खिसक रही है। 50 डेज की मूविंग एवरेज लाइन भी इसको पहले ही काट के ऊपर निकल चुकी है। तो इस चीज से यही समझ में आता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक यहाँ से बुलिश है। बात करते हैं कौन सा सही लेवल हो सकता है एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में अगर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और अगर गिरावट थोड़ा ज्यादा होती है, बड़े साइज की अगर गिरावट आती है, तो कुछ क्वांटिटी आप 100 डेज या 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज सही बना रहे और आगे चल के आपको इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन लेवल्स पे भी अगर आप स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो टिकट डेट और पे यहाँ पे 31 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं। काफी संख्या में एनालिस्ट हैं कि जो कि ओएनजीसी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और 71% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। और अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो 5 में से 5 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है, क्योंकि जो भी प्राइस चल रहा है वो कंपनी की इंटेंसिक वैल्यू से काफी कम है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने और एनालिस्ट रेटिंग की माने तो स्टॉक यहाँ पे बाय करने के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रिटर्न हिस्ट्री की और जानते हैं कि बीते समय में स्टॉक ने किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम इसके मैक्सिमम टाइम की बात करें, यानी कि जनवरी सन 2000 से अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे 118.71% के रिटर्न जनरेट करने में कामयाब रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी निराशाजनक नतीजे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव है, 33.49% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में भी यहाँ पे कंडीशन कुछ अच्छी नहीं मानी जाएगी, -21.35% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछला अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न है, 1.27% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं, पिछले वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है, 5.15% के नेगेटिव रिटर्न है। और अगर हम आज की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक यहाँ पे 1.13% तेजी के साथ में 97 रुपए 75 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न हिस्ट्री को देखें आप तो इसमें काफी निराशाजनक रिटर्न हिस्ट्री इसकी नजर आती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। और सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 16,917 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ है 3,877 करोड़ का। जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो टोटल सेल्स यहाँ पे 13,011 करोड़ के आसपास में थी, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 495.97 करोड़ का। तो अगर आप जून क्वार्टर से अगर सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे काफी जंप देखने को मिला है। खासकर नेट प्रॉफिट में यहाँ पे काफी जंप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल सेल्स यहाँ पे 96,213 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 13,444 करोड़ के आसपास का। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डालते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 60.41% की है दिसंबर क्वार्टर में, और पब्लिक के पास में यहाँ पे 39.59% की होल्डिंग है, जिसमें से कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 14.21% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 11.76% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 7.67% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है। और दिसंबर क्वार्टर में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है 0.02% का, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को रिड्यूस किया है 0.16% का, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.44% का, अदर्स डीआईस ने यहाँ पे 0.10% होल्डिंग को रिड्यूस किया है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे 0.15% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे मात्र इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, बाकी एफआईज, म्यूचुअल फंड, अदर्स डीआईज और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास बड़े बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप ओएनजीसी में अगर इंट्राडे प्ले करते हैं तो जो हफ्ते के बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। आज जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 96 रुपये 70 पैसे की थी, ओपन हुआ था ये आज 97 रुपये 60 पैसे पे, यानी कि इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी। हाई बनाया था इसने 99 रुपए का, लो बनाया इसने 97 रुपये 50 पैसे का, और अभी 1.19% तेजी के साथ में 97 रुपये 85 पैसे के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है।
तो दोस्तों बात करते हैं हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं, इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 101 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 104 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 108 का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है और स्टॉक में अगर गिरावट रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 94 का होगा, दूसरा टारगेट इसका 92 का होगा और तीसरा टारगेट इसका 88 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखें आप इंट्राडे और स्विंग प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूं डेटा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो अंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।